हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अपना अगला टॉपिक क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट देखो, जिसको स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गई उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट पर समझना बहुत ही आसान है। कैसे? ये बिल्कुल लिंक्ड है, मतलब ये एक तरह स्टोइकियोमेट्री का ही पार्ट है। तो इसको कैसे करना है देखो, समझो। जैसे मैंने कल एक साइकिल का एग्जांपल दिया था, ठीक है? तो साइकिल का एग्जांपल देखो, ये मान लो मेरी साइकिल, ठीक है? तो साइकिल ये मेरी साइकिल है, ठीक है? इसको बनाने के लिए मैंने क्या बताया था तुम्हें कि मुझे क्या क्या चाहिए। एक चाहिए हैंडल, दो क्या चाहिए व्हील्स, एक क्या चाहिए सीट, और दो क्या चाहिए पैडल। अगर मुझे साइकिल बनानी है, मान लो मैं एक फैक्ट्री के पास जाता हूँ, फैक्ट्री में जाता हूँ जहां पे साइकिल बनती है, तो वहां पर मैंने क्या देखा कि मुझे 10 साइकिल बनानी है, ठीक है? 10 साइकिल बनानी है मुझे। तो 10 साइकिल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 20 व्हील्स चाहिए, और क्या चाहिए 10 सीट्स चाहिए, 10 हैंडल चाहिए, और क्या चाहिए 20 पैडल चाहिए, ठीक है? अगर मुझे 10 साइकिल बनानी है तो मुझे ये सब रिक्वायरमेंट है। मान लो मेरे पास ये जो सीट्स है वो 8 है, मान लो एज्यूम करो सीट 8 है, ठीक है? तो या मान लो हैंडल भी मेरे 8 है, दोनों 8-8 है, या एक 8 मान लो। तो मैं टोटल कितनी साइकिल बना सकता हूं? 8 साइकिल ही बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है कि पूरी जो साइकिल बनाने के लिए मेरे को मिनिमम इतने चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या, 2 सीट्स कम है और दो हैंडल कम है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरी 10 साइकिल थी वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो जो इसकी प्रोडक्शन है उस पर लिमिट किसने लगा दी, सीट्स ने और हैंडल ने। या खाली अगर हम एक की बात करें तो इसको भी 10 कर लो, हमारी किसने लगा दी, सीट्स ने एक लिमिट लगा दी कि मैं भाई 8 ही साइकिल प्रोड्यूस कर सकता हूं। मतलब मैं बनाना चाहता हूं 10, मेरे पे हर चीज 10 बनाने के लिए है, लेकिन बस एक सीट्स को छोड़ के मेरे पास सब कुछ 10 है, 10 बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मेरी जो सीट्स हो गई वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या हुआ, जो कि हमारी रिएक्शन को कंट्रोल करता है कि हमारा कितना प्रोडक्ट बनेगा। बाकी चाहे जितने मर्जी हो, चाहे तुम जितना मर्जी एक्सेस में ले लो। अगर मान लो अब हमारा सीट्स ये 2 कम हो गई, तो हम पूरी साइकिल कैसे बना सकते हैं, 10 की 10 बनेगी तो 8 ही। तो हमारी जो ये क्या हो गई, ये मेरी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और जो बाकी है जो मेरे बच गए वो मेरे क्या हो गए, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है? अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें रिएक्शन के थ्रू, बहुत ईजी है। अगर तुमने ये चीज समझ ली तो इसको तुम केमिस्ट्री में अप्लाई करो, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा, मानो। तो देखो क्या होगा, मान लो मेरी ये रिएक्शन है, सॉरी, मान लो मेरी रिएक्शन है अमोनिया की प्रोडक्शन की। अमोनिया की प्रोडक्शन की रिएक्शन क्या होती है, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। ये मेरी अमोनिया की प्रोडक्शन की मेरी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। वो मुझे क्या बता रही है उसकी स्टोइकियोमेट्री, कि एक N2 रिएक्ट करता है 3H2 से और मुझे 2 अमोनिया देता है, ठीक है? तो अगर मैं मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है 3 मोल, ठीक है, और मेरे पास हाइड्रोजन है 8 मोल, ठीक है? तो अगर अब मैं निकालना चाहूं कि मेरे को अमोनिया मेरे पास कितना बनेगा, तो देखो कैसे नहीं। अगर मैं मान लो कि मैं बस नाइट्रोजन में फोकस करे जा रहा हूं, मैं हाइड्रोजन को देख ही नहीं रहा, भाई मुझे लग रहा है कि मैं एक को पकड़ लेता हूं, कोई भी, मैंने नाइट्रोजन पकड़ लिया। तो अगर मैं देखूं मेरे 3 से कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल अमोनिया। तो मेरे 1 से कितना बन रहा है, 2 मोल। तो मेरा 3 से कितना बनेगा, 6 मोल। सही बात है, बिल्कुल। मतलब मेरे 6 मोल अमोनिया बने अगर मैं 3 मोल N2 लूंगा। यही बात अगर मैं इस पे करूं, मेरे 3H2 के मोलिक्यूल से 2 अमोनिया बनते हैं, 3 मोल से मेरे 2 मोल अमोनिया बनते हैं, ठीक है? तो मेरे 1 मोल से कितना बनेगा, 2/3, 2/3। तो मेरे 8 मोल से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 8, ये कितना बन गया, 16/3। देखो ये मेरा क्या बन जाएगा, 3 5 = 15, और ये 5 = 15 हो गया, और ये बन गया 5.3 मोल्स। यहां से मेरे क्या है, 6 मोल्स। अब एक बात बताओ,
अब मैं रिएक्शन इस हिसाब से मानूं या इस हिसाब से, दोनों से डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरा अमोनिया कितना बनेगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब जो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। लिमिट कैसे, मतलब दोनों रिएक्ट कर रहे थे, अच्छा वाला रिएक्ट कर रहे थे, और एक पॉइंट ऐसा आया कि ये खत्म हो गया और दूसरा भी बेचारा बैठा है। अब जब तक उसको ये वाला दूसरा पार्ट नहीं मिलेगा तो वो आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच कंट्रोल्स द रिएक्शन, मतलब उसका पूरा कंट्रोल है। अगर वो खत्म तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो सकती। तो लिख लो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द रिएजेंट which gets fully consumed during the reaction। ठीक है, तो मेरा लिमिटिंग एजेंट क्या हो गया, जो कि पूरा खत्म हो जाता है रिएक्शन के दौरान। अब दूसरी बात क्या आती है इसकी, अगर मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूं, क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट controls how much the product will be formed। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि वही डिसाइड कर रहा था कि मेरा कितना प्रोडक्ट बना है, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा मेरा। तो वो अब बात आती है कि लिमिटिंग रिएजेंट हम पहचानेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान करनी है। तो पहचान करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो हम एक बार समझ लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो बहुत सिंपल है, कईयों को बहुत ही बवाल लगता है कि भाई क्या ही है, मतलब इसको कैसे हम करेंगे, लेकिन अगर हम स्टेप वाइज करें तो बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो सबसे पहले अगर मुझे कोई केमिकल रिएक्शन दे रखे है तो उसमें सबसे पहले क्या तुम करो, मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, फिर करो ऑक्सीजन को, फिर करो हाइड्रोजन को। अब तुम कह रहे हो कि ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है, लेकिन हम क्या बोल कर सकते हैं कि हमने इसको बैलेंसिंग के लिए अलग रखा हुआ है। बस ये हमारी कन्वीनियंस है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए बैलेंस करना। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि हमें कैसे करना होता है बैलेंस, ताकि तुम्हें कभी बैलेंसिंग में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे करते हैं बैलेंस। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले सिंपल ले लेता हूँ, सबसे सिंपल मान लो यहां से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये है मेरा, तो मेरा क्या बनेगा, देखो कार्बन सबसे पहले क्या, मेटल्स, देखो मेटल इसमें कोई है नहीं। उसके बाद क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल के कार्बन, कार्बन एक, कार्बन एक। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन दो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो। ये तो वैसे ही बैलेंस्ड है, तो छोड़ो। अब मान लो मैंने ये लिया, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बन एक, कार्बन एक, नॉन मेटल, मेटल तो है नहीं, फिर नॉन मेटल पे है तो कार्बन कार्बन, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर यहाँ दो है, यहाँ क्या है एक, तो यहाँ पर क्या कर दो, दो से मल्टीप्लाई। अभी कितने हो गए, दोबारा देखो, जैसे तुम अगला स्टेप करोगे पिछले को एक बार दोबारा रीचेक करना पड़ेगा, ताकि कोई वो उनमें तो कोई बैलेंसिंग की खराबी नहीं होगी दूसरे को करने के चक्कर में। ठीक है, तो वापस कार्बन पे आ जाओ, कार्बन में यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पर एक, तो यहाँ ये क्या होगी मेरी रिएक्शन बैलेंस। अगला देखो, देखो अगला क्या ले सकते हैं, देखो Al4 C3 plus H2 gives AlOH3 plus CH4। देखो सबसे पहले क्या, मेटल, मेटल पे ध्यान, मेटल कौन सा है इसमें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 4 है तो यहाँ पर 4। फिर उसके बाद आ जाओ नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या, कार्बन, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 12 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर मेरे कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ पर क्या कर दो 12। अब जब मैंने ऑक्सीजन किया तो वापस पीछे चले जाओ कि सबको रीचेक करना है। एल्यूमिनियम कितने हैं, 4 ही, यहाँ पर कितने हैं मेरे पास 4 ही, कार्बन कितने हैं 3, यहाँ पर भी 3, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 12, यहाँ पर भी 12। अब हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं 12 प्लस 12 24,
12 प्लस 12 24 है। यहाँ पर कितने हैं 12 टू द 20। तो ये क्या है रिएक्शन हमारी क्या होगी बैलेंस। ठीक है एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो नहीं ले लें C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ठीक है ये कंबशन बोलते हैं हम इसको, हाइड्रोकार्बन का कंबशन है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले मेटल ढूंढो, नो मेटल, फिर नॉन मेटल, यहाँ 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा रेड से कर देता हूँ ताकि तुम्हें यहाँ पर 2 आ गए। उसके बाद क्या देखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने 4 और एक 5, यहाँ पर मुझे कितने चाहिए 5। अगर मैं यहाँ 5 कर देता हूँ तो ये कितना होगा 10, तो ये क्या बन गया 5/2। ठीक है अब ये ना सोचना 5/2 नहीं होता, मैंने तुम्हें कल भी बताया था हम ये मोल की बात कर रहे होते हैं, तो मोल फ्रैक्शनल हो सकता है, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसको, अगर तुम्हें फिर भी वो ना लगे, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम इसको पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब माइंड में कोई भी वो नहीं रहा, वो ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए भाई, ये मतलब फ्रैक्शन वाला देख के भी हमें अच्छा नहीं लगता ना। तो क्या बन जाएगा 4CO2 प्लस 2H2। जरूर इसको भी कर सकते हैं बैलेंस, लेकिन बच्चों के माइंड में आता है फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो क्या हमने उसको सिंपल में कर लिया, बहुत सिंपल। उसके बाद देखो अब दोबारा से देखो, अब हमने ऑक्सीजन को किया, एक बार देखो कार्बन की बैलेंसिंग तो नहीं छिड़की, वापिस आ जाओ फर्स्ट स्टेप। कार्बन कितने हो गए 4, यहाँ 4, ऑक्सीजन कितने यहाँ 10, और यहाँ कितने 4 2 8 9 10। अब मेरी बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और यहाँ पर कितने हैं मेरे पास हाइड्रोजन, ये 6 टू द 12, इधर है मेरे 4, तो मेरे यहाँ पर कितने बनाने 12, तो यहाँ पर क्या लगा दो 6। अब दोबारा चेक करो सारे है बैलेंस्ड, 2 टू द 4 4, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन 5 टू द 10, और यहाँ कितने 4 टू द 8, और ये कितने हो गए 14। और ये तो फिर दिक्कत होगी, तो अब क्या कर दो, अब यहाँ 14 करने हैं, तो यहाँ पर क्या करने हैं, इसको कर दो 7। अब देखो बैलेंस है पूरी। दोबारा देखो एक बार, ये मैं तुम्हें स्टेप्स इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। देखो अभी तो सिंपल है, जब बहुत बड़ी रिएक्शन आ जाएगी ना तो तुम्हारी यही चाहे लंबा पड़ रहा है तुम्हें, वो भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग है। अगर हम जब इसमें एक तरह एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, फिर हमें इतना बार बार बैक स्टेप पे नहीं आना पड़ेगा, मतलब वो प्रैक्टिस से तुम्हें अपने आप ही दिखने लग जाएगा। लेकिन अभी तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए ताकि तुम्हारे कंसेप्ट की क्लियरिटी रहे, वरना एंड में जाके कुछ ना कुछ दोबारा गड़बड़ हो जाती है कि ये अनबैलेंस होगा, फिर हम उसको छेड़ते हैं फिर उसको छेड़ते हैं। अगर हम स्टेप वाइज ही पकड़े तो बहुत ही आसानी रहेगी। तो अभी देखो यहाँ पर मेरे कितना 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, उसके बाद 7 टू द 14 ऑक्सीजन, 4 टू द 8, 8 और 6 कितने हो गए 14। हाइड्रोजन देखो यहाँ 12, और यहाँ कितने 12, तो ये मेरी रिएक्शन क्या होगी बैलेंस। ठीक है अब हम आगे बढ़ते, देखो बैलेंसिंग मैंने बता दी कैसे करते हैं, अगर किसी को डाउट था तो बैलेंसिंग का क्या वो है, क्या मूल मंत्र है, पहला स्टेप मेटल्स, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और हर स्टेप के बाद पिछले स्टेप पे जाके दोबारा से स्टार्ट करो कि पिछला तो नहीं हिल गया। ठीक है बहुत जरूरी चीज है ये। अब देखो बैलेंस लिख दी, उसके बाद क्या है डिवाइड द गिवन मोल्स विद द stoichiometric coefficient and the reactant which gets the least value is the limiting reagent। देखो ये मेरा क्या है दूसरा, उसका एक तरह से पहचानने का तरीका, दूसरा रूल है। अगर हम स्टेप्स की बात करें, पहला स्टेप ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, दूसरे में क्या है उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और जो लीस्ट वैल्यू मिलेगी, सबसे कम वैल्यू जो होगी हमें अब मिलेगी किसको, मोल्स को डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो जो सबसे लीस्ट वाली वैल्यू होगी जिसकी, वही मेरा क्या होगा लिमिटिंग रीजन। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है मेरा, मान लो ये है मेरा कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO। ठीक है अब मुझे इसके अंदर क्या देखना है,
देखो, और सबसे पहली बात, हम ये वाली चीज लिमिटिंग रिएजेंट वाली चीज कब लगाएंगे? अभी तक देखो हमने जब स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था, हमें एक ही रिएजेंट का मोल्स या मास कुछ दिया होता था, हमें बताना होता था कितने से रिएक्ट करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कब हम अप्लाई करेंगे? जब हमें रिएजेंट्स में दोनों की वैल्यू दे रखी होगी, दोनों की वैल्यू दे रखी होगी, तो फिर अब हमें देखना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कब आएगा? जब हमें दोनों रिएक्टेंट्स की हमारे जो गिवन मास या गिवन मोल्स है वो गिवन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर C प्लस हाफ O2 गिव्स CO। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहां से मेरा क्या बन रहा है कि 1 मोल हाफ मोल से रिएक्ट करके 1 मोल दे रहा है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको बोलूं कि ये मेरा गिवन, अगर मैं देखो गिवन मैं मान लो ये मेरा 4 मोल है और गिवन ये मान लो मेरा है 1 मोल। ठीक है, ये मेरा गिवन है, ये तो अभी बना ही नहीं। ठीक है, अब रिएक्शन अगर मैं चलाता हूँ, चलाने से पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, उसके जो मोल्स है उसको डिवाइड करो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर अगर मैं इससे डिवाइड करूँ, देखो यहाँ क्या है मेरा, एक तरह से 1, तो ये अपने साइड में कर लेना माइंड में, 4 डिवाइडेड बाय 1 4, और ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज 2। इसका ये छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बन गया, ये। अब मेरी जो रिएक्शन है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगी, तो मतलब अब मैं क्या करना है, इसको हमारा क्या मानना है, कंट्रोलर ऑफ द रिएक्शन। तो क्या होगा, देखो मेरा आधा मोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल से। ठीक है, तो मेरा 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 2 मोल से। तो यहां पर मेरा कितना बचेगा, 2 मोल ये बचेगा और ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा बनेगा कितना, देखो आधे से मेरा बनता है 1, तो 1 से मेरा कितना बनेगा 2 मोल। तो ये मेरा क्या बन गया कि अब मेरा 2 मोल ये बच गया और 2 मोल ये बन गया। तो हम ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके रिएक्शन को चलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो इसका मतलब ये है कि 2 मोल्स, देखो मैंने क्या किया 4 मोल्स 1 मोल, ये था कुछ भी नहीं। अब मैंने रिएक्शन चलाई, मान लो कि अब मैंने सबको मिक्स कर दिया, मिक्स करने में क्या होगा, ये खत्म हो गया, ये मेरा कितना बचेगा, क्योंकि देखो हाफ से 1 कर रहे हैं तो 1 से कितना करेगा 2, तो 2 तो खत्म हो गया, 2 बचा और ये भी मेरा 2 बना। अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें क्लियरिटी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, फिर हम धीरे धीरे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 obtained when 1.24 P4 reacts with 1.92 ग्राम O2। ठीक है, देखो अब मैंने तुम्हें क्या हिंट क्या दिया, कैसे हमें पहचानना है, हमें क्या देखना है, देखो हमें जो रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, हमें P4 को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और क्या मिला मुझे, P4O10 मिला। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, अब मुझे सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, ये P4 ये 4, उसके बाद ऑक्सीजन पे यहाँ कितना है 10, यहाँ 2, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है, देखो मास निकालना है, ये कितना ऑब्टेन हुआ व्हेन 1.24 ग्राम रिएक्ट विद 1.92 ग्राम। ठीक है, ये तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको क्या मोल्स में कन्वर्ट कर लो, तो क्या बचा 1.24 डिवाइडेड बाय फॉस्फोरस का 31 होता है, तो ये 4 से तो 124 आ गया, तो ये मेरा कितना बन गया 0.01। अब उसका देखो 1.92 डिवाइडेड बाय 32, तो 32 6 पे गया, तो ये क्या बन गया 0.06, तो ये मेरा क्या बन गया 0.06 मोल, और ये कितना, ये मेरा क्या 0.01 और ये 0.06 मोल। ये मेरा क्या है, ये मेरे गिवन है कि मैंने इतने इतने डाले हैं। अब बात आ रही है, अब मुझे निकालना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करना है, इसको अपने माइंड में कर लो, इसके मोल्स को डिवाइड करते हो स्टोइकियोमेट्रिक से, क्या आ जाएगा 0.01 ही, और अब इसके मोल्स को डिवाइड कर दो इसके स्टोइकियोमेट्रिक से, तो क्या बनेगा, एक देखो
इससे तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि देखो क्या बनेगा, ये अराउंड 0.012 और ये तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बड़ा बनेगा। इसका मतलब क्या होगा मेरा, ये जो है ये क्या है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। बस लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया अगर, तो बस अब रिएक्शन जो अब चलेगी हमारी इसके हिसाब से चलेगी। मतलब क्या हो गया, अगर अब मैं लिखूं इसका 1 मोल मेरे 5 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल दे रहा था, ठीक है, तो इसका मेरा 0.1 मोल जो है वो इसके कितने से रिएक्ट करेगा, 0.05 से, ठीक है। तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा खत्म हो जाएगा, और ये कितने से रिएक्ट करेगा, मेरा 1.5 से कर रहा है तो 0.01 0.05 से करेगा, तो ये मेरा बचेगा कितना 0.01 मोल, और ये बनेगा कितना, देखो 1 से मेरा 1 बन रहा है तो 0.01 से मेरा कितना बनेगा 0.01, तो ये मेरा क्या बन गया, इतना मेरा क्या बना है P4 O10। अब मुझे क्या करना है, मास निकालना है। तो अगर मेरे मोल्स आ गए, अगर मैं इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा मास। तो अगर मेरे को इसका मास निकालना है क्या आएगा 31.4 124, और ये कितना हो गया 160 284, तो क्या बन जाएगा 0.01 इंटू 284, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2.84 ग्राम। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। देखो कितना इजी था, वही चीज चल रही है, बस हमें पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर समझ लो कि जब लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया, अब दूसरे वाला उसके हिसाब से चलेगा, मतलब उसकी जो स्टोइकियोमेट्री थी वो उसी के हिसाब से चलेगी। अगर ये बच गया तो वो बचा रह जाएगा, मतलब इसका कुछ इंपोर्टेंस नहीं है। जो ये बच गया ये हमारा क्या होगा, एक्सेस में पड़ा रह जाएगा, कुछ रिएक्ट करने के लिए नहीं बचेगा इसके पास, क्योंकि ये तो P4 तो हमारा खत्म ही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो इन अ रिएक्शन (4a + 2b) गिविंग, ये मेरी क्या रिएक्शन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस, हमें क्या निकालना है produced if we take 2 mole of A, 1.2 mole B and 1.44 mole C, ठीक है। तो अब ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब हमारा देखो क्या कर रखा है, हमारी रिएक्शन क्या बन रही है हमारी 4A + 2B + 3C, जिससे मेरा क्या बना A4B2C3। सबसे पहले देखो बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड है। अगला स्टेप क्या है, अब देखो हमें कितना कितना मास दे रखा है कि मैंने ये कितना लिया 2 मोल्स 1.2 मोल्स 1.44 मोल्स, ठीक है। ये तो मेरे पास अभी है ही नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है, ये मैंने लिया। अब मुझे क्या लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंट जब सबका अमाउंट गिवन हो तो हमें क्या लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्या हो जाएगा 2 / 4 क्या बन गया 1/2। अगला देखो 1.2 / 2 ये क्या बन गया मेरा 6/10, तो ये 0.5 ये 0.6 और अगला क्या है 1.44 / 3, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 0.3 3 6 3 4 12 3 8 24। तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया ये। तो अब मैंने पहचान लिया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। मेरी रिएक्शन क्या इसके हिसाब से चलेगी। इसके हिसाब से कैसे, देखो इनको देखने की जरूरत नहीं, हमें प्रोडक्ट के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे 3 मोल से कितना बन रहा है 1 मोल, तो मेरा 1 मोल से कितना बनेगा 1/3, तो 1.44 मोल से मेरा कितना बनेगा 1/3 इंटू 1.44। तो ये मेरा यहाँ पर सोल्व कर लेना, ठीक है, बनेगा 3 3 4 12 3 8 24, तो 0.3
4 मोल्स। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस हमें क्या लिमिटिंग एजेंट पहचानना है, उसके बाद उसके हिसाब से रिएक्शन चला दो और तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो अगला क्या हमने पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है परसेंट यील्ड, बहुत छोटा सा टॉपिक है परसेंट यील्ड। देखो परसेंट यील्ड क्या है, देखो मान लो तुमने एक रिएक्शन की, तुम लैब में गए, तुम्हें टीचर ने बोला कि रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन करनी है तुम्हें, ठीक है, और उसके बाद तुमसे वो पूछते हैं ना कि कितनी यील्ड आई है, तो हम कैसे यील्ड निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। मतलब क्या हो गया, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है कि हमें कितना मिलना चाहिए था और हमें कितना मिला, उसी का अगर हम रेशियो निकाल दें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है हमारे रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने की, लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम रिएक्शन चलाएंगे स्टोक्योमेट्री यूज करके उससे, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्योंकि हमें क्या परसेंटेज निकालनी है। तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100। देखो तो अभी कैसे होगा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक मेरी रिएक्शन है, ठीक है, मान लो, चलो एक क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन क्या है मेरा, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड गैस, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैंने 20 ग्राम सी लिया, ठीक है, और क्या मुझे कितना, ये कितना मिला 5 ग्राम, ये मेरा गिवन है कि मेरे को 20 ग्राम CaCO3 से 5 ग्राम CO2 मिला है, तो मुझे परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक तरह से देखो, ये मेरी क्या होगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो मुझे मिली है एक्सपेरिमेंट से। अब मुझे क्या निकालना है कि कितना CO2 बनना चाहिए था, वो कैसे निकालेंगे, देखो 1 मोल से मेरा कितना बन रहा है 1 मोल, ठीक है, तो इसको क्या कर दो, मोल्स में डिवाइड कर दो, 20 डिवाइड बाय 100 क्या बन जाएगा, ये 1/5 0.2, तो मेरा 0.2 मोल से कितना बनेगा, ये 0.2 मोल, क्योंकि 1:1 का रिलेशन है इसमें, तो मेरा क्या बन जाएगा 0.02 मोल। 0.02 मोल को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा 0.2 इंटू मोलर मास कितना होता है CO2 का, CO2 का होता है 44, तो ये मेरा क्या बन गया 8.8 ग्राम, मिला कितना मुझे 5 ग्राम। तो मेरी परसेंटेज यील्ड इसकी कितनी बन गई 5 डिवाइडेड बाय जो मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू जो आनी चाहिए थी, अगर मैं रिएक्शन अब बिल्कुल आइडियल कंडीशन में, मतलब कि मेरा सारा कन्वर्ट हो रहा होता, मतलब हमने बिल्कुल आइडियल कंडीशंस रखी थी, मतलब कि सारा कंट्रोल हम कर पाए रिएक्शन को, लेकिन मेरी यील्ड कितनी आ रही है, इसको सोल्व कर लो, तुम्हारी क्या आ जाएगी परसेंटेज यील्ड, क्या बन जाएगा, ये कहां चला गया इधर, तो मेरा क्या बन गया 5000/88%, ये मेरी क्या आ गई परसेंटेज यील्ड। अब बात आ रही है कि ये हमारी यील्ड कम क्यों हो रही है, हम तो बोलते हैं कि मास कांट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, तो ये कम कहां हो रही है, देखो इसका रीजन होता है कि हमसे कई बार क्या होता है, एक तो हम मेजरमेंट पे कई बार गलती कर देते हैं कि हम जैसे लिखा होता है हमें लेना है 0.01 ग्राम, क्योंकि हमारे पास इतने एक्यूरेट स्केल तो होते नहीं है, तो हमारा 0.01 तो हम कई बार ले ही नहीं पाते, वो आगे का जो डिजिट्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे हम डिटरमाइन करते हैं उनको। तो कई बार हम क्या उसकी दिक्कत, कई बार हमारे से क्या होता है कि हम जब रिएक्शन डाल रहे हैं ना, तो हमारे से रिएक्टेंट क्या होगा इधर उधर थोड़ा सा गिर गुर गया, तो उसकी वजह से मतलब कि हमने क्या रिएक्टेंट का हमने जो था लिया था, एक्चुअल में मुझे कितना लेना 20, लेकिन मैंने जब उसको डाला आधा रास्ते में मेजर करके आते हुए गिर गया, आधा वहां गिर गया, मतलब हमारे से रिएक्टेंट या तो वो हो गया, या दूसरा क्या है कि कई बार एक ही साथ इसमें 2 रिएक्शन चल रही होती है, मतलब कि जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि एक रिएक्शन है मेरे पास H+O2 और मैं H2O पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक है, तो मेरा इतना ही बनना चाहिए था, लेकिन कई बार ये मिलके मेरा H2O2 बना गया हो, तो मैं तो इस पे ध्यान है ना, मेरा फोकस ये भी तो बना है उसके अंदर, तो वहां पर भी तो इसका जो थोड़ा सा अमाउंट था वो वहां पर भी यूटिलाइज हो गया। तो हमारा परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा क्यों है कि हमारा कुछ ना कुछ गायब हो रहा है, मतलब जो आना चाहिए वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या हो सकता है, देखो
या तो लॉस ऑफ रिएक्टेंट हो गया ड्यूरिंग द रिएक्शन, देखो रीजन लिख लो, सबसे पहला क्या है, लॉस ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम कि साइमल्टेनियस रिएक्शन ड्यू टू साइमल्टेनियस रिएक्शन। वो क्या है, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि H2O पर हमारा फोकस है, कितना H2O बना और बनना कितना चाहिए था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये वाले मिलके थोड़ा सा यूटिलाइज होके ये बना रहे हो, तो हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा जो रिएक्टेंट था वो यहाँ यूज हो गया, इस वजह से ही हमारे क्या परसेंटेज यील्ड बहुत कम चांसेस होते हैं कि 100% आए। 100% मतलब तो ये हो गया कि हमने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया उसके अंदर। ठीक है, अब हम आगे कल क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, कल हमारा मतलब लास्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली।